OCN के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं याशिका। किडनी डे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के बेहद महत्वपूर्ण अंग किडनी के बारे में। किडनी दौड़ती भागती जिंदगी में समय न मिलना और खान पान में बदलाव के चलते किडनी पर होने वाले असर, उसके उपचार और उसके निदान के बारे में और समय के साथ तकनीक में होने वाले बदलाव के साथ उपचार पद्धति के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान डॉक्टर अश्विनी कुमार खांडेकर, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, किडनी यानी कि एक तो बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट एंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। तो किडनी में अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि लक्षण है तो मुझे किडनी की बीमारी है, लक्षण नहीं है तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम किडनी के लक्षण के आधार पे किडनी की बीमारी को समझ सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन लक्षण के आधार पे नहीं होता है। जब तक लक्षण आते हैं तब तक 90% ऑफ द किडनी डैमेज हो जाती है। तो अगर आप लक्षण पूछ रहे हैं तो पैरों पे सूजन आना, पेशाब की कमी होना, सांस की तकलीफ होना, भूख नहीं लगना, लेकिन ये लक्षण बहुत देरी से आते हैं और ये लक्षण नॉन स्पेसिफिक है। तो ये लक्षण आने का हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे लक्षण नहीं है तो बीमारी नहीं है, ये गलत है। अगर हमको अर्ली डिटेक्शन करना है तो हमको जांच करनी है। बहुत ही सिंपल जांच है, यूरिन में प्रोटीन और ब्लड में क्रिएटिनिन, यही दो जांच है, किसी भी लैब में हो जाती है। यही एक तरीका है किडनी की बीमारी अर्ली डिटेक्ट करने का। तो अर्ली डिटेक्शन लक्षणों से नहीं होगा, लक्षणों का इंतजार मत कीजिए। सर, जैसे कि कहते हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम सूजन आना और बार बार यूरिन होना, इस बारे में क्या बताओगे आप? तो सूजन आना तब होता है जब किडनी के रास्ते पानी जाना या यूरिन का कम होना ये शुरू हो जाता है। ये कब शुरू होगा? जब किडनी में रिजर्व बहुत है। हमारे शरीर में एक तो 2 किडनी हैं, उसमें भी हम एक किडनी से पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। उसमें भी जब किडनी 90% तक खराब नहीं होती तब तक हमारे जो बचे हुए फिल्टर्स है वो कंपनसेट करते हैं और यूरिन की मात्रा को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर यूरिन की मात्रा नॉर्मल है तो हमको सूजन नहीं आएगी। अगर हमारे शरीर से यूरिया, पोटेशियम और क्रिएटिनिन और ये सारे पदार्थ निकलते जा रहे हैं तो हमको कोई लक्षण नहीं आएंगे। तो बात वही है कि सूजन तब आएगी जब बहुत किडनी डैमेज हो चुकी है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जैसे सूजन का आना, हो सकता है किडनी फेलियर ना हो सकता है दूसरा कारण हो, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो। उस समय जांच करके ये तुरंत मालूम पड़ता है। तो जब सूजन आती है या बाकी तकलीफ होती है तब तो डॉक्टर के पास जाना ही है। लेकिन अर्ली डिटेक्शन, यहाँ हम प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ये लक्षणों के आधार पे नहीं हो सकता। ये मैसेज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसीलिए हेल्थ चेक, प्री एम्प्लॉयमेंट चेक, प्री इंश्योरेंस चेक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो और मैं तो ये बोलता हूँ कि आपका बर्थडे आता है, उसके दूसरे दिन जाइए और पूरी जांच करा के आइए, कंफर्म कि आपके सारे सिस्टम्स अच्छे काम कर रहे हैं। सर, कहा जाता है कि ज्यादा पानी पीने से किडनी साफ होती हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? ये एक भ्रांति तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विश्वास है लोगों का कि मैं अगर बहुत अच्छा पानी पी रहा हूँ तो मुझे तो जिंदगी में कभी किडनी की बीमारी हो ही नहीं सकती। ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ज्यादा पानी पीना किडनी के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य कारक है। उससे जो बीमारी प्रिवेंट होती है वो है किडनी स्टोन, वो भी कुछ हद तक। अगर यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि कम पानी पीने से वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो स्टोन बनने की रिस्क बढ़ जाती है। अगर हम अच्छी मात्रा में पानी पी रहे हैं तो हमारे स्टोन्स बनने की रिस्क थोड़ी बहुत कम हो जाती है। इसी तरह यूरिन इन्फेक्शन की बात है। अगर ब्लैडर में बहुत देर तक यूरिन स्टैग्नेंट है, पड़ा हुआ है, तो इन्फेक्शन होने की रिस्क बढ़ जाती है। बार बार अगर यूरिन फ्लश आउट हो रहा है तो इन्फेक्शन की रिस्क कम हो जाती है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो बिल्कुल कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे शुगर है तो मैं ज्यादा पानी पीऊंगा और मुझे किडनी की बीमारी नहीं होगी, मुझे हाइपरटेंशन है मैं ज्यादा पानी पीऊंगा तो मुझे किडनी की बीमारी नहीं होगी। ये बात नहीं है, उसको एक्सट्रीम विश्वास के तौर पे मत लीजिए। इट इज अ टेनेट टू बी फॉलोड
कि हाँ पानी पर्याप्त लेना चाहिए, नहीं तो जरूर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन लेने से बीमारी होगी ही नहीं, ये सोचना गलत है। तो सर अगर सर्वसामान्य इंसान की बात करें तो आजकल सर्वसामान्य इंसान ही डॉक्टर बन जाता है। दर्द हुआ, कुछ हुआ, लिया दवाई, दर्द पेन किलर और खा लिया। क्या ये पेन किलर नुकसान नहीं करती किडनी को? पेन किलर्स लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां हैं जहाँ पे डॉक्टर खुद ये सारे पेन किलर्स लिखते हैं। जैसे घुटने की बीमारियां हैं, लंबे समय तक हमको लेना है, वात की बीमारियां हैं, लंबे समय तक हमको पेन किलर्स लेना है। बट समझने की बात यह है कि ये सारे मरीज एक रेगुलर फॉलोअप में डॉक्टर के पास हर महीने, शायद उससे भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। उनकी जांचें हो रही है, साथ में किडनी की भी जांचें हो रही है। इस बात पे नजर रखी जा रही है कि इन पेन किलर से किडनी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो आपने सवाल किया, वो सवाल एक बहुत कॉमन सिनारियो है कि लोग आसानी से दांत के दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, कई बार माइग्रेन होता है और बार बार खुद से ही पेन किलर्स ले लिए जाते हैं। तो ये जो इस तरह से अनमॉनिटर्ड, अनसुपरवाइज्ड पेन किलर का लेना है, इससे जरूर किडनी में नुकसान हो सकता है और ये एक बहुत बड़ा कारण है किडनी फेल होने का। तो इसीलिए अनसुपरवाइज्ड मेडिकेशंस, चाहे वो पेन किलर्स हो, चाहे अल्टरनेटिव मेडिकेशंस हो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कई बार ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। हेवी मेटल्स होते हैं या बाकी चीजें होती है, कुछ केमिकल्स होते हैं काढ़ों में। तो ये सारी चीजें का सेवन, और नॉलेज हमको आजकल फ्री में बांटा जा रहा है। सोशल मीडिया में इतने कन्विक्शन के साथ मैसेजेस मिलते हैं, ऐसा लगता है कि यही सारा सॉल्यूशन है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है। हाँ। तो उनके इसमें मत जाइए। हमेशा ये देखिए कि क्या ये वेरीफाइबल है। इंफॉर्मेशन नॉर्मल क्वालिफाइड सोर्सेस से भी मिल सकती है। तो सोशल मीडिया पे अगर आप रील्स देख रहे हैं तो ये जरूर देखिए कि वो कौन बोल रहा है और उसका क्वालिफिकेशन क्या, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, क्या वो एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट है। उसके सजेशंस फॉलो करना सही बात है। तो पेन किलर्स या जो अल्टरनेटिव मेडिकेशंस है, उनमें ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लॉन्ग टर्म लेने से किडनी को नुकसान हो सकता है, तो सुपरवाइज तरीके से लेने में कोई नुकसान नहीं है। सर जैसे किडनी की कोई भी समस्या होती है तो उस टाइम पे जो प्रोटीन जिससे हमको मिलते हैं, प्रोटीन इंटेक्ट होते हैं, वो सारे बंद कर देना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये माना जाता है कि अब तो मुझे किडनी की बीमारी हो गई है। अभी तक हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे। जब मालूम पड़ता है कि नहीं मुझे तो किडनी की बीमारी है, तो फर्स्ट रिएक्शन दैट पेशेंट्स का आता है कि मुझे तो अब सारे प्रोटीन बंद कर देने चाहिए, सारी दाल बंद कर दो, सारे पनीर बंद कर दो, सोयाबीन बंद कर दो, नॉनवेज खाना बंद कर दो। सो ये जो मिथ है, ये एक भ्रांति है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एक भ्रांति है। प्रोटीन बंद करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, उनका प्रोटीन कम करने की जरूरत है। तो जरूरत से ज्यादा प्रोटीन हम कब लेते हैं? जरूरत से ज्यादा प्रोटीन हम तब लेते हैं जब हम दिन में 2 बार नॉनवेज खा रहे हैं, दिन में 3 बार पनीर खा रहे हैं, बहुत सारी प्रोटीन वाली चीजें खा रहे हैं। नॉर्मल इंडियन वेजिटेरियन डाइट में अगर हम गणित लगाते हैं तो बल्कि उतना प्रोटीन भी नहीं है जितना हमको एक नॉर्मल इंसान को जरूरत है। एक 50 किलो के इंसान को 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, मोटे तौर पे बोले तो, ठीक है। लेकिन अगर हम वेजिटेरियन डाइट का गणित लगाते हैं तो वो 25-30 ग्राम से भी ज्यादा प्रोटीन नहीं आता है। सो अगर हम ये 25-30 ग्राम भी अगर बंद कर दें तो हमारे शरीर में तो नुकसान हो जाएगा। हमारे जो प्रोटीन, जो नॉर्मल मसल्स हैं वो प्रोटीन के हैं, जो नॉर्मल एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के हैं, जिस चीजों से हम इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो प्रोटीन से बने हुए हैं। अगर ये प्रोटीन नहीं होंगे तो हमारे शरीर के मसल गल जाएंगे, हम इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोटीन बंद करना गलत है। होता क्या है कि लोग ये सुनते हैं कि प्रोटीन कम करना चाहिए, ये आधा सच है। बिल्कुल। पूरा सच ये है कि अगर आप ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन कम करना चाहिए। दूसरी बात इसमें ये है कि डॉक्टर ने 2 बताया, मैं 4 करूं तो क्या नुकसान है? हाँ। तो हमेशा एक ऑप्टिमम रेंज रहती है कि इस रेंज में आपको कुछ चीजें रखना है। बहुत ज्यादा भी खराब है, बहुत कम भी खराब है।
तो ये बहुत कम की तरफ जाने से आपको नुकसान है, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, शरीर में नुकसान हो जाएंगे, इन्फेक्शन से आप लड़ नहीं पाएंगे। तो प्रोटीन एक पर्याप्त मात्रा में रखना जरूरी हो जाता है, चाहे आपको किडनी की बीमारी हो। कई बार हम कैलकुलेट करके बोलते हैं कि आपका प्रोटीन तो कम है, बल्कि आपको अब प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। सर, किडनी बायोप्सी की जाती है, ऐसा लगता है कि अगर बायोप्सी हो रही है तो कई डॉक्टर को कैंसर की किसी प्रकार की शंका तो नहीं है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? तो अब जैसे हमने प्रिवेंशन की बात की, अर्ली डिटेक्शन की बात की, फिर कभी कभी हमको एडवांस प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं और उसमें एक आता है किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी क्या है? किडनी बायोप्सी एक छोटा सा प्रोसीजर है, बेड साइड प्रोसीजर है। हम एक नीडल लेके किडनी तक पहुंचते हैं और किडनी का छोटा सा टुकड़ा लेके उसको माइक्रोस्कोप में जांच के लिए भेजते हैं। तो ये बायोप्सी है। बायोप्सी और कैंसर समाज में ये क्या बोलते हैं उसको, समीकरण बन गया है। बिल्कुल। तो ये समीकरण किडनी के मामले में तो पूरी तरह से गलत है। अच्छा, ठीक है। बल्कि किडनी में अगर हम कैंसर की सोच रहे हैं तो बायोप्सी छोड़ के हम सारी जांचें करते हैं। ओके। तो किडनी की अगर बायोप्सी हो रही तो ये तो समझ लीजिए कि हम कैंसर का नहीं सोच रहे हैं, हम बल्कि ये सोच रहे हैं जो हमने प्रोटीन के लॉस की बात की, यूरिन में प्रोटीन जा सकता है। तो कभी कभी यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन जाता है, कभी कभी किडनी के रिपोर्ट्स क्यों बिगड़े हुए हैं हमको समझ में नहीं आता है असाधारण जांचों से। तो हम चाहते हैं कि हम किडनी के अंदर झांक के देखें और ये फिल्टर में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, वो समझ के फिर उसका स्पेसिफिक इलाज करने की कोशिश करें। तो बायोप्सी एक सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ डॉक्टर कैंसर छोड़ के बहुत सारी चीजें सोच रहा है, बल्कि कैंसर तो नहीं सोच रहा है। तो बायोप्सी से डरने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही सेफ और जरूरी प्रोसीजर है। सर, जैसे हर्बल और आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है कि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं दवाइयाँ, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहते हैं? काफी श्रद्धा से ये दवाइयाँ ली जाती है। बिल्कुल। और उसमें अगर सही ढंग से साइंटिफिक तरीके से ले रहे हैं तो बात अलग है। एज अ प्रिस्क्रिप्शन ये सोच के कि इसमें ऐसी कोई तत्व नहीं है जो किडनी को नुकसान करे, उस तरह से अगर मिल रहा है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन जो खुद से लोग लेते हैं बस नाम सुन के या सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस होके या किसी बड़े आदमी का नाम सुन के या उनके कैंप्स में जाके, तो उसमें नुकसान, जैसे मैं बात कर रहा था हेवी मेटल्स की, कुछ भस्म या कुछ काढ़े, इनमें भस्म में खासकर हेवी मेटल्स के सॉल्ट होते हैं, काढ़ों में कुछ केमिकल्स होते हैं जो नुकसान कर सकते हैं। और ये वेल प्रोवन है। हमको ये मालूम है कि लेड से किडनी को नुकसान होता है, हमको ये मालूम है कि मर्क्यूरी से किडनी को नुकसान होता है, हमको ये मालूम है कि कैडमियम से किडनी को नुकसान होता है। और लोगों ने कई सारी ऐसी रजिस्टर्ड या अनऑफिशियल दवाइयां हैं जो मिक्स बना के लोगों ने दिया है और उनके एनालिसिस किया है, तो उसमें तो बल्कि एलोपैथिक दवाइयां, हेवी मेटल्स और न जाने क्या क्या चीजें मिली हैं जो किडनी को नुकसान कर सकती है। कुछ केमिकल्स जैसे अल्कलॉइड्स हैं, ये काढ़ों में आइडेंटिफाई हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कि किडनी की बीमारी हो सकती है। तो लोग ये सोच के जाते हैं कि फायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होगा। यही विचार एक भ्रांति बन जाता है, क्योंकि ये विचार गलत है। क्योंकि भले फायदा तो ना हो, लेकिन इन सारी चीजों से नुकसान जरूर हो सकता है। तो यही चीज है कि हमको ये समझना जरूरी है कि जब आयुर्वेद बना था वो समय की जरूरत थी। अब जब हम ये कर रहे हैं तो हमको एक स्पेसिफिक एक्टिव मॉलिक्यूल की जरूरत है और वो एलोपैथी में बेहतर तरीके से उपलब्ध है। सर, किडनी रोग में डायलिसिस ही एक उपचार है? किडनी की बीमारियों के स्टेजेस होते हैं। अच्छा। तो स्टेज 1 to स्टेज 5 हम किडनी का क्रिएटिनिन देखते हैं, उसके हिसाब से हम ये गणित लगाते हैं कि हमारी किडनी कितने परसेंटेज में है। जब वो 90% से कम हो जाती है तो स्टेज 2 बोलते हैं, जब 60% से कम हो जाती है तो स्टेज 3 बोलते हैं। अच्छा। और 30% से कम हो जाती है तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। और 15% से कम हो जाती है तो हम उसको स्टेज 5 बोलते हैं। और 10% या 5% से भी कम हो जाती है तब फिर हमको मजबूरन डायलिसिस करना पड़ता है। तो आपने देखा कि मेजॉरिटी समय हम डायलिसिस की बात नहीं कर रहे हैं।
जब हम 10% के नीचे जा रहे हैं हम तभी डायलिसिस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी समय जब हम स्पेशली अगर हम 40 या 50% की स्टेज में अगर कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो हम चाहते हैं कि ये बंदा 10% पे ना जाए, 20% पे ना जाए, इसको हम यहाँ पे रोक के रखें। तो जो भी इलाज होता है वो बगैर डायलिसिस के, बल्कि इस इरादे से होता है कि हम इस व्यक्ति को डायलिसिस पे जाने से रोकें। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिजीज ये ज्यादातर व्याप्त है और इसका गोल बल्कि यही है कि हम पेशेंट को, मरीज को डायलिसिस पे जाने से रोकें। और इसके लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है और अर्ली डिटेक्शन के लिए हमको सिंपल टेस्ट से मालूम पड़ जाता है यूरिन में प्रोटीन और ब्लड में क्रिएटिनिन। सर, और मैंने कई दफा ये भी देखा है कि जो मरीज होते हैं उनका डायलिसिस पहले वीक में 3-4 बार होगा, फिर वो समय के साथ साथ कम होता जाता है, तो ये रेशियो किस तरीके का सेट होता है? अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये भी एक भ्रांति है। अच्छा। ठीक है कि शुरू में हमको ज्यादा डायलिसिस करना पड़ेगा, फिर वक्त के साथ हमारी डायलिसिस कम हो जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली हमको ये समझना है कि हमको एक गणित के माध्यम से हम सोचते हैं कि हमको समझ लीजिए कि 100 का फंक्शन अचीव करना है। हमने हमारी किडनी तो 10 पे है और हमको 90 तो डायलिसिस से लाना है। ठीक है, तो अगर हमको 90 डायलिसिस से मिल रहा है, हमारा ये 90 का 50 कब होगा? जब किडनी का 10 50 पे आएगा। ओके, है ना? तो किडनी का 10 तो 50 पे आने वाला है नहीं, है ना? सो दिस इज फॉर एवर। किडनी अगर हमारी काम नहीं कर रही है, बंद हो गई है, तो किडनी का काम अगर बढ़ेगा तो ही हम डायलिसिस कम कर पाएंगे। अगर किडनी का काम नहीं बढ़ रहा है तो हम डायलिसिस कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बल्कि हम जितना भी डायलिसिस ले, किडनी हमारी 24 घंटा काम करती है। ठीक है, 24 घंटे का काम अब हम बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियली हम मशीन से करेंगे, तो आइडियली मशीन भी 24 घंटे लगनी चाहिए, है ना? सो हम कितना भी डायलिसिस करें, हम 24 घंटे कभी नहीं पहुंचने वाले हैं। सो कोई भी आर्टिफिशियल तरीका किडनी का मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो ये समझने के बाद हमारे समझ में आता है कि हम कितना भी डायलिसिस करें वो तो एक्चुअली कम है। बिल्कुल। ठीक है, सो हफ्ते में 3 बार 2 बार जो भी हम डायलिसिस कर रहे हैं, मिनिमम 3 बार रिक्वायरमेंट है और हफ्ते में 3 बार इसको जारी रखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये एक मिनिमम है। अगर हम 24 घंटे डायलिसिस करेंगे तो हम बोलेंगे कि हम आइडियल और कंप्लीट डायलिसिस कर रहे हैं, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मिनिमम है एटलीस्ट उसको जारी रखना जरूरी हो जाता है। क्या डायलिसिस बुरी चीज है और इससे छुटकारा है, कैसे पाया जाए? हाँ, तो डायलिसिस बुरी चीज तो नहीं है। हाँ। ठीक है, डायलिसिस अगर मेरे शरीर में कचरा जमा हो रहा है और वो कचरा निकालने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, डायलिसिस मेरा कचरा निकाल के दे रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरे शरीर की सफाई हो रही तो अच्छी चीज हो रही है ना? इस कचरे की वजह से तो मेरे जान पे बन सकती है ना? मुझे जान का खतरा हो सकता है। बिल्कुल। हर 3 दिन में, हर 4 दिन में अगर मैं जान का खतरा लेके घर बैठा हूँ और ये जान का खतरा मेरी इस मशीन से टल रहा है, मेरे इस डायलिसिस से टल रहा है, तो डायलिसिस बुरी चीज कैसे? इट्स अ लाइफ सेविंग फ्रेंड। दूसरा सवाल आपका ये है कि हम इससे बचें कैसे? हाँ। बचने के 2 एक्सट्रीम तरीके हैं। ठीक है, या तो हम बीमारी से इतना बच के रहें कि हम उस स्टेज तक ना पहुंचे। बिल्कुल। दूसरा है हम अर्ली डिटेक्शन करें, डॉक्टर के पास रेगुलर ट्रीटमेंट रखें, गलत दवाइयां जैसे हम पेन किलर्स और बाकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात कर रहे थे, उन सारी चीजों से बचे, रेगुलर फॉलोअप रखें, बीपी शुगर कंट्रोल रखें और इस स्टेज तक ना पहुंचे कि हम डायलिसिस पे पहुंचे। लेकिन भगवान न करे हम वहां पहुंच गए हैं और हम डायलिसिस कर रहे हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? आपके सवाल में वो चीज छुपी हुई है। बिल्कुल। तो उसका ऑल्टरनेटिव है कि हम किडनी का ट्रांसप्लांट करें। ठीक है, तो एनी ट्रांसप्लांट इज बेटर देन नो ट्रांसप्लांट, और ट्रांसप्लांट की जिंदगी डायलिसिस की जिंदगी से बहुत अच्छी है, और डायलिसिस से छुटकारा पाना है तो ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। सर, अभी बात ट्रांसप्लांट की हुई है तो इससे रिगार्डिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। क्या ट्रांसप्लांट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सबसे पहले, यानी इसका ट्रांसप्लांट किस तरीके से किया जाता है? दूसरी एक बात, क्या ये ट्रांसप्लांट करने के बाद जो मरीज होता है वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, और क्या ये ट्रांसप्लांट सक्सेस होता है?
अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और मेरा जवाब इसमें हमेशा इस सेंटेंस से शुरू होता है कि जो भगवान ने बनाया वो परफेक्ट है, जो इंसान ने बनाया वो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। ठीक है, सक्सेस इज नॉट 100%, फेलियर इज नॉट 100%। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई बताए कि ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम में 95% सक्सेस है तो ये एक बहुत अच्छा सक्सेस है। बिल्कुल। ठीक है, तो ट्रांसप्लांट हम आसानी से कर सकते हैं अगर हमारे घर में फैमिली मेंबर है जो हमारे ब्लड ग्रुप से मिलते जुलते ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, वो हमको एक किडनी डोनेट करना चाहता है और हम गवर्नमेंट की परमिशन लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोनों का मेडिकल वर्कअप किया जाता है, रेसिपिएंट का और डोनर का। बिल्कुल। और पूरी टीम उसको असेस करती है, ये निर्धारित करती है कि ये दोनों फिट हैं, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट ऑपरेशन के लिए फिट है, डोनर किडनी देने के लिए फिट है। ये फिटनेस जब पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया आसानी से की जाती है। तो ट्रांसप्लांट, आपका संक्षिप्त जवाब ये है कि ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। फैमिली डोनर के साथ भी हम कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो है कैडावर किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें मस्तिष्क मृत जो व्यक्ति होते हैं, जो आईसीयू में एडमिट है हेड इंजरी या ब्रेन हेमरेज की वजह से, उनकी फैमिली जो है वो इस बात की परमिशन देती है कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे मरीज के ऑर्गन्स हम निकाल के डोनेट करके उन व्यक्तियों को दे सकते हैं जिनको इनकी जरूरत है। तो इस बारे में पूरी वेटिंग लिस्ट बनती है, चाहे वो लीवर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे हार्ट की हो। अच्छा। ठीक है, लंग्स की भी वेटिंग लिस्ट बनती है। तो उस वेटिंग लिस्ट के आधार पे ये एक पूरा गवर्नमेंट सुपरवाइज प्रोग्राम है और गवर्नमेंट सुपरवाइज सेंटर्स में होता है। और यहाँ पे नाम दर्ज करके अगर हमारे पास फैमिली डोनर नहीं है तो डायलिसिस के पेशेंट इसमें नाम दर्ज करा सकते हैं और वेटिंग लिस्ट के हिसाब से धीरे धीरे वो नंबर आता है। एवरेज वेटिंग टाइम हमारे रीजन में 2 से 3 साल है। अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये समझना ज़रूरी है कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी की जान बचाने का। जो व्यक्ति ब्रेन डेड है, अनफॉर्चुनेटली उसकी जान वापस नहीं आ सकती है, लेकिन ही कैन स्टे अलाइव, ही और शी कैन स्टे अलाइव फॉरएवर अगर उनकी कोई एक ऑर्गन किसी एक ज़रूरतमंद के शरीर में लगती है और वो एक एक्सटेंडेड लाइफ जी सकता है, तो इससे बड़ा दान नहीं है। बिल्कुल सर, अब किडनी की बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? तो प्रिवेंशन ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसे मैंने बताया, जो भगवान ने बनाया वो 100% परफेक्ट है। वो परफेक्शन हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि क्या करना चाहिए किडनी को बचा के रखने के लिए, तो वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते रहना चाहिए। सिंपल है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, एक्टिव लाइफ, हेल्दी लाइफ, लाइफ फुल ऑफ फिटनेस, लाइफ फुल ऑफ हेल्दी फूड एंड हेल्दी कंजम्पशन। बहुत सारी सब्सटेंस अब्यूज़, बहुत सारा फूड अब्यूज़, ये सारी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने कहा था कि ये सब नहीं होना चाहिए। अति तिथे माती हे सगळ्यांनी सांगितलेलं आहे। सो दिस इज़ व्हाट एज अ प्रिंसिपल वी नीड टू फॉलो। अगर हम एक एक्टिव लाइफ जीते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, रेगुलर हेल्थ चेक्स करते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, ऐसी दवाइयों का, जादू की दवाइयों का सेवन नहीं करते हैं जो पोटेंशियली नुकसान कर सकती हैं, तो लंबे समय तक स्मोकिंग नहीं करते हैं, स्मोकिंग एक बहुत बुरी चीज़ है, तो हमारी किडनी एक लंबे समय तक अच्छी रह सकती है। रेगुलर चेक करते रहिए, लक्षणों पे निर्भर मत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को किडनी की बीमारी से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी से रूबरू करवाया। तो ये थे डॉक्टर अश्विनी कुमार खांडेकर सर, जिन्होंने हमें किडनी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी से रूबरू करवाया। किडनी डे का मकसद यही है कि लोगों में किडनी की बीमारियों के प्रति जागरूकता करना और अपने स्वास्थ्य की समय पर देखरेख करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए UCN न्यूज़।